नाजरीन, इस वक्त मैं उमर खालिद के घर पर हूँ। आज का ये दिन यानी कि 13 अगस्त एक कांड होता है, एक हमला होता है उमर खालिद के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पास। आज हम इनके पास मौजूद हैं और ये जानना चाहते हैं उमर खालिद साहब से कि हुआ क्या था आज। देखिए, आज यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की तरफ से एक एनुअल प्रोग्राम था। एक साल हो गया है, हमने एक मुहिम नागरिकों की मुहिम छेड़ी है नफ़रत के ख़िलाफ़, नफ़रत की राजनीति के ख़िलाफ़। नफ़रत के आधार पे जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी गौ रक्षा के नाम पे, उस सब के ख़िलाफ़ हम लोग कंसिस्टेंटली पिछले एक साल में कैंपेन लेते रहे हैं। और हमने सोचा था जब एक साल कंप्लीट हुआ है तो हम लोगों को जहाँ जहाँ हम गए हैं, जिन जिन लोगों के साथ हम खड़े रहे, उन परिवार वालों को लाएँ दिल्ली के एक सेंट्रल लोकेशन में जहाँ मीडिया भी आता हो, उनके वहाँ एक प्रोग्राम कराया जाए, एक चर्चा कराई जाए और इस बात को और उठाया जाए यौम आज़ादी से जस्ट पहले कि हमको खौफ से आज़ादी चाहिए। और जो ये खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है लोगों पे हमला करके, मॉब लिंचिंग की घटनाएं करके, उस खौफ को ख़त्म किया जाए, उससे हमें आज़ाद किया जाए। अब ये आयरनी ही बोलेंगे कि खौफ की आज़ादी के ख़िलाफ़ हम वहाँ आवाज़ उठाने गए थे और वहाँ हमको खौफज़दा करने के लिए किसी ने हमको जान से मारने की कोशिश करी। 2:30 बजे से प्रोग्राम था। अगर मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताऊँ, 2:10 पे मैं 2:10-2:05 के बीच में कभी मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद टाइम था शुरू होने में, तो इन बनुदोत्सना को, शारिक हुसैन को, खालिद सैफी को हमने सोचा कि हम लोग बाहर जाके चाय पी कर आते हैं। बाहर ही गए थे, वहाँ 10 मिनट रुके, चाय पिए, खाना खाया, थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स मिलते हैं। और जैसे ही हम वापस लौटे तो एक बंदा पीछे से आया, गर्दन को पकड़ लिया और ज़मीन पे गिरा दिया और बंदूक निकाल के वो तानने लगा। तो उस मौके पे जब मुझे लगा अब ज़िंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत कम रह गया है, कब किसी एक इंस्टिंक्ट भी इंसान का होता है सर्वाइवल का, तो जैसे ही मैंने उसका हाथ देखा और हाथ में बंदूक थी, तो मेरा ये हुआ कि इसके हाथ को पकड़ लो और इसको मेरी तरफ फोकस ना करने दो। तो कई बार हाथ छुड़ाने की कोशिश करी, कई बार वो मुझे वापस वो सीने पे तानने की कोशिश करी, लेकिन मैं बार बार रेजिस्ट करता रहा। इस बीच में ये लोग भी जो थे, बनुदोत्सना, खालिद और शारिक, इन लोगों ने उसको धक्का दिया तो वो हड़बड़ा के भागा। और भागा, जैसे ही वो भागा तो मैं खड़े होकर मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आया। मैं चाहता था जो लोग मेरे जान पहचान के, मैं उनके बीच में जाके चले जाऊं। तो मुझे पीछे से बंदूक की गोली की आवाज़ भी आई जब वो रोड के उस पार भाग के जा चुका था। हम लोग अंदर आए, पुलिस को इन्फॉर्म किया, वहाँ मीडिया पहले से मौजूद था। और जब से आप लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है दिन भर। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि इसमें कौन लोग हो सकते हैं? कौन आपके जान के मतलब जान लेना चाहते हैं आपका? देखिए, कौन लोग हो सकते हैं, कौन वो इंसान कौन था, ये मुझे नहीं पता। मैं तो वहाँ, जैसे मैंने बोला, प्रोग्राम से पहले चाय पीने गया था, लेकिन इतना बहुत क्लियर है, जो पुलिस ने भी बोला, कि उस इंसान को पता था कि मैं वहाँ आने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम अनाउंस प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम, दो मैं इसका स्पीकर नहीं था, लेकिन इस प्रोग्राम का प्रचार मैंने अपने सोशल मीडिया पेजेस से किया था। तो ये क्लियर था कि मैं आने वाला हूँ और कोई इंतज़ार में वहाँ खड़ा था। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस बात का इन्वेस्टिगेशन करे, इस बात को सोचे, इस बात में लोगों से पूछताछ करे। और कोई अगर इसमें जिसने वो गोली बंदूक लेकर आया था, जिसके आई थिंक स्क्रीनशॉट फुटेजेस भी मौजूद हैं, क्योंकि वो बहुत ही हेवीली कॉर्डन्ड एरिया है, हर जगह कैमरा CCTV लगे रहते हैं। तो CCTV फुटेज के आधार पे हो, ये जो लोग आई विटनेस हैं, मैं तो उसकी शक्ल देख नहीं पाया, वो पीछे जाके हमला किया। इन लोगों के बयान के आधार पर एक स्केच भी बनाया है, तो जाने कि कौन लोग थे। लेकिन मैं एक दूसरी बात बोलना चाहूँगा कि अगर आज मेरे पे हमला हो गया होता, मेरे पे गोली चल गई होती, या कल को मेरे पे ऐसा कुछ हमला हो जाए फिर से, तो मैं सिर्फ उस भाड़े के गनमैन को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं उन लोगों को भी जिम्मेदार मानता हूँ जिन्होंने ये माहौल बनाया है। एक ऐसा माहौल बनाया है कि जहाँ आप कुछ लोगों को देशद्रोही साबित कर देते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ हर किस्म की धमकियां आ सकती हैं, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। और जिन लोगों ने वो आरोप लगाए हैं, ना उनको प्रूफ करने की ज़रूरत है, ना उनको इसकी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। अब मेरे केस में आप देख लीजिए, 2.5 साल हो गए हैं मुझको ये देशद्रोही रातों रात आके TV में बोलते रहते हैं। भाड़े के लोग एंकर बैठा रखे हैं, भाड़े के प्रवक्ता बैठा रखे हैं, भाड़े के और स्पीकर्स बैठा रखे हैं, तो ये लोग आके बोलते रहते हैं देशद्रोही। लेकिन पिछले 2.5 साल में कोई मुकदमा आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि पुलिस आरोप पत्र आज तक दर्ज नहीं कर पाई है, लेकिन उसके बावजूद वो बोलते रहते हैं। और इसके चलते एक ऐसा माहौल बना है कि आज मेरे पे हमले के बाद भी लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि मर क्यों नहीं गया। तो मैं उनको भी उतना ही जिम्मेदार मानता हूँ ये माहौल तैयार करने के लिए। याद करिए कि गौरी लंकेश की मौत से पहले ये बोला गया था कि गौरी लंकेश हिंदू विरोधी है, तो किसी को हिंदू विरोधी बोलना, किसी को देशद्रोही बोलना, और उसके बाद आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। जैसा कि आज बताया जा रहा है कि वहीं जहां आपका प्रोग्राम था उसी के बगल में बीजेपी का भी प्रोग्राम था,
तो ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? देखिए, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आज बीजेपी के कुछ नेताओं ने, मैंने सुना है, मैंने अभी देखा नहीं है, मैं कंफर्म करना चाहूँगा, लेकिन कुछ नेताओं ने बयान दिया है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जो संसद से बस 1 किलोमीटर से भी कम दूर है, 15 अगस्त आने वाला है, वो वैसे ही हेविली कॉर्डन्ड एरिया है, 15 अगस्त के अराउंड सिक्योरिटी और भी ज़्यादा होती है, और वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रूलिंग पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है, और इसमें अगर कोई बंदूक लेके घूम रहा है, वो उमर खालिद पे गोली चलाए या ना चलाए, उमर खालिद को जान से मारे या ना मारे, या किसी और को मारे या ना मारे, ये बात तो रूलिंग पार्टी को, लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम, इस बात को कंसर्न होना चाहिए। मैंने सुना है, मुझे कुछ प्रेस के लोग बता रहे थे कि राजनाथ सिंह से ये सवाल पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अराउंड आधे पौने घंटे बाद कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप इस पर कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? तो राजनाथ सिंह ने बोला, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आप याद कीजिए 2 साल पहले जब जेएनयू की घटना हुई थी, जब तो एक फेक ट्विटर हैंडल के आधार पर उन्होंने बोल दिया था हाफिज सईद का इसमें हाथ है, जब तो उन्होंने वेरीफाई करने की कोशिश नहीं समझी, और उसके बाद आज मेरे पे जब जानलेवा हमला होता है और बोलते मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, तो इंसानी जान की कोई परवाह नहीं है। उमर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे और आप फिर बरी भी हुए कई आरोपों से, लेकिन उसके बाद भी आपको, जैसे आज देशद्रोही कहा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एक मतलब, और बस पे टीवी चैनल्स पे जो लोग आकर आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं, वो एक मानसिकता बना रहे हैं, एक नफ़रत बो रहे हैं आपके ख़िलाफ़, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आज आपके ऊपर हमला हुआ और आप इसमें बच गए किसी तरीके से, तो कल क्या ऐसा माहौल नहीं रहेगा, क्या होगा? इसके बारे में मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ। देखिए, माहौल तो, हमारा देश एक बहुत ही मुश्किल साल में घुसने वाला है, एक दौर में तो चल ही रहा है। 2019 का चुनाव है, और चुनाव के ऑनवर्ड जैसे हम बढ़ेंगे, जो सरकार चला रहे हैं और जो उनके 2-4 साल पहले वादे थे, वो सारे वादे बिल्कुल खोखले जुमले साबित हुए हैं। अब ध्रुवीकरण करने का पूरा प्रयास है। अब जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ों को डरा के चुप कराने का पूरा प्रयास है कि हम एक तरफ हिंदू मुस्लिम करते रहें, और जो बुनियादी सवाल हैं, जिन सवालों पे हम चुनकर आए थे कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट लागू किया जाएगा, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, कालाधन खत्म होगा, करप्शन खत्म होगा। अब ये सारे के सारे वादे जो हैं आज जनता के सामने जुमले साबित हो गए हैं। बोला नोटबंदी के बाद कालाधन के खिलाफ नोटबंदी करी गई है, आरबीआई बोल रहा है कि सारा धन वापस आ गया और कालाधन कहीं था नहीं, और उसके बाद जीएसटी ला के आपने पूरे छोटे कारोबारों को ख़त्म कर दिया। आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को फेवर करने के लिए और उनका आपके साथ नेक्सस बनाने के लिए आप फाइनेंस बिल पास कर लिए कि उसके बाद कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा कौन सा कॉर्पोरेट घराना कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे रहा है। तो अब इन सारी चर्चाओं पे बात ना हो, नागरिक अपने अधिकारों पे बात ना करें, रोटी कपड़ा मकान की बात ना करें, हिंदू मुस्लिम करते रहें, और जो लोग रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं उन पे हमला किया जाए, ये वो कोशिश है। और ये आज मेरे पे कोशिश करी गई, कल वो किसी पे भी कोशिश कर सकते हैं। वो कल गौरी लंकेश पे किया था, उससे पहले धाबोलकर पे किया था, कलबुर्गी पे किया था, पंसारे पे किया था। लेकिन आवाज़ें किसी को मारने से दबती नहीं है, विचार किसी को मारने से दबते नहीं हैं। और जो लोग भी इसमें पीछे शामिल हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप मुझे डरा के चुप नहीं करा सकते। ये आवाज़ें, ये लड़ाई जारी है, जब तक मैं जिंदा हूँ आपसे लड़ूंगा। जैसे आप जिस तरह से काम कर रहे हैं आप, लेकिन आपके सामने जो लोग खड़े हैं वो बहुत मजबूत हैं, उनके पास पावर है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जिस रास्ते से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आप आसानी से इनसे लड़ सकते हैं? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप भी उसी पावर को अपनाएं और उनके साथ उनके बराबर खड़े होकर आप लड़ाई लड़ें, यानी कि आप भी संसद के अंदर पहुँचें और वो बात जो आप बाहर कर रहे हैं वो आपकी बात संसद के अंदर हो, रूबरू उनके आंखों में आंखें डालकर? देखिए, पावर शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। आई थिंक ये सारी जिम्मेदारियां हैं। जहाँ तक बात ये लड़ाई आपने बोला आप लड़ रहे हैं, ऐसे कैसे लड़ेंगे वैसे कैसे लड़ेंगे, मैं एक बात साफ कर देता हूँ, ये लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई इस देश के अमन पसंद लोग साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। कोई लड़ाई कोई इंडिविजुअल नहीं लड़ता, कोई इंडिविजुअल कोई लड़ाई को सक्षम बना भी नहीं सकता। ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं, आने वाले दिनों में भी कभी नहीं होगा। तो बात उमर खालिद की नहीं है,
कि आज उमर खालिद पे हमला हुआ क्योंकि उमर खालिद कुछ बातों पे बोल रहे थे। बात यह है कि आज उमर खालिद पे हमला है तो कल किसी और पे हमला होगा। तो वो तमाम जो लोग संगठित हो रहे हैं, किसान संगठित हो रहे हैं, मजदूर संगठित हो रहे हैं, मुसलमान, दलित, महिलाएं संगठित हो रही हैं, बलात्कार के खिलाफ, मुसलमानों पे हमलों के खिलाफ, दलितों पे हमलों के खिलाफ, देश में आर्थिक लूट के खिलाफ बोल रहे हैं। उस संगठित आंदोलन को डराया जाए एक उमर खालिद पे हमला करके या किसी और पे हमला करके। तो आज ज़रूरी है कि हम उस लड़ाई को तेज़ करें। उस लड़ाई का क्या फॉर्म होगा वो समय तय करेगा, लेकिन ज़रूरी है कि हम सब लोग साथ में मिलें। मैं एक अपील आपसे करना चाहूँगा, आज एक यूनिटी की ज़रूरत है। बहुत सारे सियासी जमातों में, बहुत सारे और जमातों में, बहुत सारे और संगठनों में हो सकता है कि कई डिफरेंस हों, लेकिन अगर आज इतना बड़ा हमला हम देख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोग घूम रहे हैं खुलेआम बंदूक लेके। 2 दिन पहले संविधान को जलाया है जंतर मंतर पे, वहाँ दिल्ली पुलिस मौजूद थी, संविधान को जला दिया जाता है और इस पर चर्चा नहीं है। 2 साल से ये बोला जा रहा है कि उमर खालिद ने भारत तेरे टुकड़े होकर बोला, जब तक आज तक पुलिस नहीं कुछ कर पाई है, वहाँ वो लोग संविधान जला रहे हैं। वो असलियत में टुकड़े टुकड़े गैंग होने चाहिए उनको, लेकिन पूरी छूट है। तो ये देश के सामने खतरा है। गौरक्षकों को पूरी छूट है कि गौरक्षा के नाम पे जो वो हमला करते हैं, अखलाक को जिन्होंने मारा उनको वहाँ नौकरी दे दी। अभी जो अलीमुद्दीन के केस में जिन्होंने मारा है उनको बेल मिला, तो वहाँ जाके जयंत सिन्हा साहब जाके उनको माला चढ़ा रहे हैं। इस खतरे को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम में से कोई नहीं बचेगा आगे। तो हम सबको कल को हम ही आपस में अपने जो अंतर विरोध हैं उससे हम लोग एक दूसरे से डिबेट कर पाएं, उस स्पेस को बचाने के लिए भी इन फाशीवादी ताकतों से लड़ना बहुत ज़रूरी है। उमर खालिद साहब बता रहे हैं कि देश को बचाने के लिए फासीवाद के खिलाफ सबको एक होना चाहिए और मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे दरमियान शारिक हुसैन साहब हैं जो आज की इस घटना में उमर खालिद के साथ थे, चश्मदीद हैं, और इन्होंने जो हमलावर था उसको देखा और उसके पीछे लगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ हुआ क्या? देखिए, हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के गेट के बाहर चाय का स्टॉल है, तो हम लोग वहाँ चाय पी रहे थे। प्रोग्राम हमारा 2:30 बजे शुरू होना था, 2:15 बजे के आसपास की ये बात है। तो हम लोग चाय पीने के बाद अंदर जा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, तो पीछे से एक लड़का आता है और वो उमर खालिद को पकड़ लेता है, गर्दन पकड़ के, और वो नीचे गिरा देता है। गिराने के बाद फिर वो इतने में पिस्टल निकालता है और वो पिस्टल यहाँ रख देता है उमर खालिद के पेट पे। तो उसके बाद एकदम समझ नहीं आया कुछ क्या किया जाए, तो मैं उसको हाथ से हटाने की कोशिश करता हूँ, उसके हाथ को। तो हाथ से मैं हटाने की कोशिश करता हूँ, इस दौरान जो है उमर खालिद भी मतलब अपना हाथ उसके हाथ के में मतलब पकड़ लेते हैं उसके हाथ को। उसके बाद जब वो नहीं रुकता है, उसके बाद मैं उसके हाथ के ऊपर मैं लात मारता हूँ। फिर उसके बाद उसका हाथ जो है वो हट जाता है। इतने में उमर खालिद खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद ये अपने आप को संभाल लेते हैं। वो खड़ा होता है और वो तेज़ी से नीति आयोग की तरफ भागने लगता है। तो जब वो भागता है मैं उसके पीछे जाता हूँ, क्योंकि हम लोग और भी 2-3 लोग थे, तो मैं उसके पीछे भागता हूँ। जब भागता हूँ तो तकरीबन 50 मीटर तक मैं भागता हूँ, तो वो थोड़ा और घबरा जाता है कि ये लोग कहीं मुझे पकड़ ना लें। तो वो पीछे घूमता है और पीछे घूमने के बाद वो फायर करता है। जब वो फायर करता है हम लोग वहीं रुक जाते हैं और वो पिस्टल वहीं फेंक के चले जाता है। वो पिस्टल फेंक के जाता है या उसके हाथ से गिर जाता है? पिस्टल वो फेंकता है और भागता है फिर। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बनू ज्योत्ना जी से जानना चाहूँगा कि आज आप भी साथ में थी, उस वक्त कैसा माहौल था जब आप लोग एक खुशगवार माहौल में थे और अंदर जाना चाह रहे थे, अचानक से ऐसा हुआ आपके साथ, तो कैसा लगा आपको? देखिए, मतलब घटना तो बहुत ही मतलब चौंकाने वाली घटना थी। जिस तरीके से अचानक वो बंदा पीछे से आया और एकदम से उसको पकड़ लिया उमर को पीछे से। मुझे पहले लगा था कोई दोस्त है, कुछ है, पीछे से आके बहुत दिन बाद मिला है तो पकड़ लिया है। फिर जब उमर चिल्लाया तब मैं देखा भी कि उसको ज़मीन पे वो गिरा रहा है, ठीक है, झपट पड़ना जिसको बोलते हैं। तब तक मैंने उसका गन नहीं देखा था, तो मुझे लगा था कि वो ऐसे ही कोई लुम्पन है, जैसे कन्हैया पे भी पहले अटैक हुआ है कि आके बस मार के भाग जाना, वैसे ही आके मार के भाग रहे। तब तक शारिक भाई भी आके उसको मार रहे थे, उमर भी उसको हटाने का कोशिश कर रहा था, तो वो पीछे 2-3 कदम पीछे हो गए। तब मैं देखा कि उसके हाथ में गन है जो सीधा उमर की तरफ पॉइंटेड था। वो गन उस टाइम उसका गन चला नहीं, या वो चला नहीं पाया। पुलिस का कहना है कि अभी तक, मतलब ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस का अंदाज़ा था कि शायद उसका गन नहीं चल पाया। नहीं, तो कितनी देर के बाद पुलिस वहाँ आई? घटना के कितनी देर के बाद?
घटना के हमने 100 नंबर पीसीआर कॉल में फ़ोन किए तो उसके 10-15 मिनट तक पुलिस आ गए, मतलब 10 मिनट तक। अच्छा, तो अभी जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से काम कर रही है, उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, बात यह है कि आज दिन भर पुलिस ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है और जो अभी जो एफआईआर है उसमें धाराएं भी ठीक ठाक लगाई गई है। पुलिस अगर ऑनेस्टली इस इंटरवेंशन मतलब इस इन्वेस्टिगेशन को करे तो हमें उम्मीद है कि वो उसको पकड़ लेगा और उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन मतलब हमें भी पता है कि पुलिस के ऊपर बहुत तरीके का फोर्सेस काम करती है, बहुत तरीके का दबाव काम करती है। हम उसको बहुत नज़दीक से पहले भी देखा है, तो हम तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं। आज दिन भर पुलिस ने जितना करना था वो तो किया है। क्या मतलब हमलावर पहचान में आ सकता है आपके? आपने तो बहुत करीब से देखा होगा उसको। हाँ, मतलब देखिए, मैं तो उस चेहरे को नहीं भूल सकता हूँ अभी, तो मैं तो उसको पहचान लूँगी। और लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो एक हाई सिक्योरिटी जोन है, तो वहाँ पे पूरे सामने नीति आयोग तक वहाँ पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो उसका चेहरा तो आ ही जाएगा। तो वो चेहरा से उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं है पुलिस के लिए। मतलब आपको लगता है कि पुलिस अगर चाहे तो आसानी से कर सकता है? और ये बोले भी है पुलिस वाले, मतलब जो बहुत हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स वर देयर टुडे, दे सेड दैट दे आर डूइंग इट, सो लेट्स होप। बहुत बहुत शुक्रिया, आप थी बनू ज्योत्सना। और अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उमर खालिद साहब का और शारिक साहब का कि आपने आज के इस घटना के बारे में हमें मुकम्मल जानकारी दी।